हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। आप जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बिल्कुल एक्यूरेटली मेज़रमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट में या जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही होती है, उस केस में पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल का टर्मिनल वोल्टेज मेज़र कर सकता है और यही उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। फार्मूला V = E - IR, व्हेन I = 0 देन V = E। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को। आपको ध्यान होगा पोटेंशियोमीटर के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। देखिए कि अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो हमारे पास ये एक वायर है, इसका ये वायर है AB, ये वायर है AB। आप देखिए कि ये एक ऐसा वायर है जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है और इसकी रेजिस्टेंस है RAB, इसकी जो लेंथ है वो है LAB। और अगर हम लोग इस वायर के अक्रॉस एक ड्राइवर सर्किट में हम लोग लगाते हैं एक स्टोरेज बैटरी B', जिसका पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्टेड होता है, एक रिहोस्टेड और एक की तो इसमें करंट फ्लो लगती है। जिस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेज़र करना है उसको यहाँ पर लगाते हैं। इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो A से कनेक्टेड होगा, ये बात ध्यान रखते हैं। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E और उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं एक गैल्वेनोमीटर और टच करवाते हैं किसी भी पॉइंट पर, जॉकी को टच करवाते हैं। अगर ज़ीरो रिफ्लेक्शन आता है और A से लेके J तक की अगर लेंथ L है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो होता है E = K × L। ये बताया था। मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली, ये तो प्रिंसिपल है, आप जानते हैं प्रैक्टिकली जो आप लोगों को लैब में मिलता है पोटेंशियोमीटर, वो इस तरीके का होता है कि एक वुडन फ्रेम होता है, ये एक वुडन फ्रेम होता है। इस वुडन फ्रेम पर 10 या 8 वायर्स लगे होते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉसिंग 1 मीटर लेंथ के, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के 1 2 3 4 5 6 7 8 या 10 वायर्स लगे होते हैं। और इनके बीच में जो कनेक्शन होता है, ये एक कॉपर स्ट्रिप लगी होती है यहाँ पर, जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। ये हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट होता है A और ये पॉइंट होता है B। ये पॉइंट होता है A, ये पॉइंट होता है B। तो ये वायर हो गया AB, ठीक है। अब हम लोग देखिए कनेक्शन कैसे करते हैं। कनेक्शन ऐसे ही करते हैं जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों की। इसको देख कनेक्शन करेंगे कि A और B के बीच में एक रिहोस्टेड, एक बैटरी एंड एक की, और बैटरी B' का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो A से कनेक्टेड रहेगा। देखिए A और B के बीच में एक स्टोरेज बैटरी B', जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट रखेंगे A से। ये रिहोस्टेड और एक की, ये कनेक्ट कर देते हैं। जिस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेज़र करना है उसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं। किससे? देखिए A से। और उस जो हमारे पास जो भी सेल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्टेड रहना चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका E है,
यहाँ पर लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर एक स्लाइडिंग जॉकी होता है और प्रेस कर देते हैं कहीं पर भी। मान लीजिए कि ये बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, अगर यहाँ पर ज़ीरो डिफ्लेक्शन की लेंथ है बैलेंसिंग लेंथ, तो मैंने बताया था कि 1 यानी कि 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 250 या 260 जो भी आ रही, 255 जो भी इसकी लेंथ आ रही है, तो E = K × L से हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मेज़रमेंट कर लेते हैं। आज हमारे पास दो बातें हैं। आप देखिए कि इसके दो यूजेस हैं। पहला है कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू सेल्स। पहला प्रैक्टिकल आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट 1 ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि E1 रेशो E2 = व्हाट। दो सेल्स के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंपेयर करना है। तो उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग देखिए जो यहाँ पर अमेंडमेंट करते हैं, वो अमेंडमेंट बताऊँ आप लोगों को। वो ये करते हैं कि आप लोग देखिए कि आप लोग पहले ये वायर लेंगे AB। इस वायर को लेने के बाद आप लोग यहाँ से एक बैटरी, एक रिहोस्टेट एंड एक की लगाकर इसमें करंट फ्लो कराएंगे, तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस VAB डेवलप हो जाएगा। VAB = I × RAB, और K निकालेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। K = VAB / लेंथ ऑफ AB। आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए कि उसके अकॉर्डिंग जो लैब में आपको ये मिला है अपरेटस, ड्राइवर सर्किट लगाते हैं वायर A और B के बीच में, एक बैटरी, स्टोरेज बैटरी, एक रिहोस्टेट और एक की कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड रहना चाहिए, ये मैंने बताया था आप लोगों को। अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट करना है वो देखिए, हम लोग ये करते हैं कि एक 2 वे की लेते हैं। उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास दो सेल्स हैं जिनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंपेयर करना है, तो आप ये करेंगे कि आप देखिए एक सेल ये लगा हुआ है और एक सेल इसके साथ और लगा देते हैं। दो कीज़ लेके एक सेल ये लगा हुआ है और एक सेल आपने ये लगा दिया। आप देखिए 2 वे की में क्या होगा कि ये की K1 और यहाँ पर एक की लगा देंगे, ये की K2, ये कनेक्ट कर दिया। ये चेंजेस आप इसमें करेंगे। सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, आप देखिए प्रीवियस सर्किट से, कि आपने इस सर्किट में जो दो सेल्स लिए हुए हैं जिनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 और E2 हैं, इनको 2 वे की में K1 और K2 के साथ लगा दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। यही चेंज यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जो एक सेल लगा हुआ था उसकी जगह हम दो सेल लगाएंगे, दो कीज़ की हेल्प से। इस सर्किट में ये लगाएंगे एक सेल, ये लगाएंगे दूसरा सेल। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E1, इसका है E2। इसमें जो दो कीज़ लगी हुई हैं, ये की लगी है K1, ये की लगी है K2। ये अब कुछ नहीं करना। आप देखिए कि सबसे पहले, चाहे यहाँ समझिए चाहे यहाँ समझिए, एक ही बात है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि K2 को ओपन कर देंगे। K2 को ओपन कर दिया और K1 की की को प्लग इन कर देंगे, जिससे E1 सर्किट में आ जाएगा, जिससे जो E1 है वो सर्किट में आ गया और जो E2 है ये सर्किट से बाहर हो गया। अब हम लोग E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। मैंने बताया था आपको कि जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट K है उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, वो तो सेम रहेगा। दोनों ही केस में आप लिखेंगे कि लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन वायर AB बी K। अब आप देखिए कि आपके पास दो केस हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। यहाँ पर है EMF और यहाँ है बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। ये दो केस हैं। आप देखिए कि जब हम लोग E1 को लेते हैं
जब हमारे पास E1 कनेक्शन में है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ आती है वो L1 आती है। जब हम लोग यहाँ से इसको टच कराते हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि E1 कनेक्शन में है, टच कराते हैं यहाँ तो डिफ्लेक्शन यहाँ, टच कराते हैं डिफ्लेक्शन यहाँ टच कराते हैं तो ये L1 निकल के आ गई। या आपने देखा कि इसके लिए ये L1 निकल के आ गई, ये L1 है। तो आप देखिए E1 के करस्पॉन्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ है ये L1 है। फिर हम लोग अब दूसरा केस लेते हैं। अब हम लोग जो कि K1 है उसको ओपन कर देंगे और K2 को प्लग इन कर देंगे। ये अब जो E1 सेल है इसमें इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है, ये सर्किट से बाहर हो गया। और ये जो सेल E2 है, ये जो सेल E2 है ये कनेक्शन में आ गया। अब सेल अब फिर से इसको टच कराएंगे, यहाँ डिफ्लेक्शन इधर, टच कराएंगे यहाँ डिफ्लेक्शन यहाँ से देखिए डिफ्लेक्ट, टच कराएंगे यहाँ डिफ्लेक्शन यहाँ, टच कराएंगे यहाँ तो डिफ्लेक्शन यहाँ गैल्वेनोमीटर में। फिर कोई ऐसा पॉइंट तलाश करेंगे, कोई ऐसा पॉइंट तलाश करेंगे इस पूरी लेंथ पर कि जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 है, वो होगी बैलेंसिंग लेंथ L2। तो अब आप देखिए कि जब आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 है तो बैलेंसिंग लेंथ L2 है। तो फ्रॉम E इज इक्वल टू K इंटू L, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। फ्रॉम E इज इक्वल टू K इंटू L वी हैव इन केस फर्स्ट में मिलेगा आपको कि E1 इज इक्वल टू K इंटू L1 एंड इन केस सेकेंड में मिलेगा आप लोगों को कि E2 इज इक्वल टू K इंटू L2, ये मिलेगा। डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1/2 तो K से कैंसिल हो जाएगा, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट E1 रेशो E2 इज इक्वल टू L1 रेशो L2। इस तरह से हम लोग दो सेल्स के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके पास है टू ऑब्टेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। एक्सपेरिमेंट 2 है टू ऑब्टेन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ऑफ ए सेल, ये निकालना है। इसको निकालने के लिए फिर से हम लोग ऐसे सर्किट तैयार करते हैं। आप देखिए क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि जैसे भी क्वेश्चन आया वैसा समझिए कि ये वायर है AB, ये वायर है AB। ड्राइवर सर्किट में एक स्टोरेज बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्ट रहेगा B', एक रिहोस्टेड और एक की ये लगा देते हैं। और जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको लगाते हैं यहाँ। आप देखिए कि ये एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो A से कनेक्टेड रहेगा, ये स्मॉल r है। ये आपके पास सेल हो गया और मुझे स्मॉल r निकालना है। और यहाँ पर लाने के बाद यहाँ कनेक्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी, इसका ये रहेगा जॉकी। आप सोचेंगे कि पुराना वाला सर्किट बन गया है, लेकिन यहाँ पर एक काम और करते हैं। वो काम ये करते हैं, एडिशनल काम ये करते हैं कि जो हमारे पास ये टर्मिनल्स आते हैं ना इस सेल के, ये जो XY टर्मिनल्स आते हैं, इसके बीच में हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये लगा देते हैं। और एक की K' ये लगा देते हैं और कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। आप देखिए अगर ये लैब वाला सर्किट आपको तैयार करना है तो भी आप ऐसे तैयार करेंगे। आप देखेंगे कि आपके पास ये पोटेंशियोमीटर है, वुडन फ्रेम पर 8 या 10 वायर्स लगे होंगे 1 मीटर लेंथ के।
ये लगे होंगे और उनको कनेक्ट करने के लिए कॉपर स्ट्रिप लगी होंगी। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। आप देखिए वही बात कि ए और बी के बीच में एक बैटरी बी डैश जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इस कनेक्टेड रहेगा, एक रिहोस्टेट और एक की, ये लगा देंगे। ए और बी के बीच में एक स्टोरेज बैटरी बी डैश जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इस कनेक्टेड रहेगा, एक रिहोस्टेट और एक की, ये लगा देते हैं। सेल जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्टेड रखते हैं। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और स्लाइडिंग जॉकी ये लगा देते हैं। ये सेल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्टेड है। ये है सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है आप लोगों को। उसके बाद देखिए मैंने ऊपर सेकंड में बताया था आप लोगों को कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो टर्मिनल्स हैं इसके, ये टर्मिनल्स हैं X और Y, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स ये लगा देते हैं विद द हेल्प ऑफ ए की K डैश। ये K डैश ये लगा देते हैं। बस अब कुछ नहीं रह गया, पुराना कॉन्सेप्ट ही काम करेगा। आप देखिए सबसे पहले आपको निकालना है स्मॉल r। स्मॉल r निकालने के लिए एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R विद इन ब्रैकेट E अपॉन V माइनस 1। ये फार्मूला आपको ड्राइव अब लिखूंगा, अभी ड्राइव करा चुका हूँ ये फार्मूला मैं आप लोगों को। आप देखिए कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो ये की K डैश है जिससे रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्शन में आ रहा है, इसको ओपन कर देंगे। जब इसको ओपन कर देंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो केवल ये सेल कनेक्शन में होगा, केवल ये सेल कनेक्शन में होगा। आप देखेंगे कि जो ये वायर ए बी है, जो ये वायर ए बी है, मान लीजिए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो K है। जब केस फर्स्ट में व्हेन की K डैश इज ओपन, स्टेप वन व्हेन की K dash is open, only cell of EMF E is in circuit, then let balancing length be L1। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब मैंने इस की को ओपन कर दिया तो केवल ये इसको हम बैलेंस कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। मान लो बैलेंसिंग लेंथ जो आ रही है वो L1 आ रही है, यहाँ तक ये आ रही है L1। जब E के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 है तो फ्रॉम E इज इक्वल टू KL, फ्रॉम E इज इक्वल टू KL वी हैव E इज इक्वल टू K इंटू L1, ये आ जाएगा। अब आप देखिए स्टेप 2, स्टेप सेकंड, व्हेन की K डैश is closed and resistance of resistance box is कैपिटल R। फिर मैंने ये काम किया कि रेजिस्टेंस बॉक्स से यहाँ से
मैंने की के डैश को क्लोज कर दिया ये, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस R, यहाँ से एक रेजिस्टेंस R ये बाहर निकाल लिया। जब रेजिस्टेंस R का प्लग बाहर निकाल लूँगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कैपिटल R हो जाएगा। और उस वक्त बैलेंसिंग लेंथ नोट करूँगा। आप देखिए मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ उस वक्त ये पॉइंट आ रहा है या ये पॉइंट आ रहा है, तो आप देखिए कि यहाँ पर कितनी करंट है, 0। ये जो पोजीशन है, ये 0 रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि यहाँ पर सर्किट में कोई भी करंट इधर या इधर कोई भी करंट नहीं है। लेकिन ख़ास बात ये है कि उस वक्त जो ये सेल है इससे करंट फ्लो होगी ऐसे, इस सर्किट में ये फ्लो होगी सर्किट में करंट। इसका मतलब जो सेल है वो डिस्चार्ज होगा इस रेजिस्टेंस बॉक्स में, जो भी रेजिस्टेंस है उससे होकर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। करंट फ्लो हो रही होगी उस वक्त जब आपको बैलेंस पॉइंट मिल होगा, तब भी करंट फ्लो हो रही होगी। इसका मतलब हम लोग अब ई को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग किसको बैलेंस कर रहे हैं, अब हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V = E - IR, आप इसको बैलेंस कर रहे हैं। जब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं तो मान लीजिए कि अब अगर बैलेंसिंग लेंथ जो आएगी, अगर अब वो L2 आई है 0 रिफ्लेक्शन वाली, तो नेचुरल सी बात है वो पहले से कम आएगी। आप यहाँ कम क्यों आएगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है E = KL या V = KL, तो K तो कांस्टेंट है, लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E के मुकाबले कम होगा। आप देखिए कि V की वैल्यू E - IR है, थोड़ी सी कम है E से। V की वैल्यू जब कम होगी V की वैल्यू E से और K कांस्टेंट है, तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि इस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो आती है L2। आप लिखेंगे कि देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V of the cell is balanced at length L2, then from V = KL, इस वाले फार्मूले से V = K × L से we have कि V = K × L2 ये आ जाएगी। इससे आपने निकाल लिया। रेजिस्टेंस R के लिए डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1/2, तो हो जाएगा E/V = K × L1 K × L2, K से कैंसिल, तो L1/L2 ये आ जाएगा। और अब इस जो ये हमारे पास वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप यूज़ करेंगे स्मॉल r वाले फार्मूले में। पुटिंग दिस वैल्यू इन स्मॉल r = कैपिटल R E/V - 1, ये फॉर्मूला में ड्राइव किया था, आपको ध्यान होगा। वी गेट कि स्मॉल r = कैपिटल R L1/L2 - 1 स्मॉल r कैपिटल R L1/L2 - 1, ये निकल के आएगी वैल्यू। आप देखिए जो रेजिस्टेंस आपने निकाला था वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। जब केवल सेल कनेक्शन में था तो आप लोग L1 बैलेंसिंग लेंथ नोट करेंगे। जब आपने रेजिस्टेंस R निकाल लिया और L जो K डैश था उसको क्लोज कर दिया, तो बैलेंसिंग लेंथ L2 तो उसको लिखेंगे, यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को कैपिटल R की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए रिपीट करेंगे, तो जो बैलेंसिंग लेंथ L1 होगी वो तो अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगी, लेकिन जब आप लोग R की वैल्यू चेंज करेंगे तो डिफरेंट करंट ड्रॉ होंगी सेल से, तो जो L2 आएगी वो अलग अलग आएगी। इसलिए अलग अलग कैपिटल R के लिए L2 वैल्यू चेंज होगी, लेकिन स्मॉल r अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा। 4-5 बार ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, जितने ऑब्जर्वेशन में स्मॉल आ रहा होगा उसका मीन ले लेंगे, और मीन निकालने के बाद जो भी वैल्यू स्मॉल r की आएगी वही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस सेल का। इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास जो 2 एक्सपेरिमेंट हैं उसमें पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग किसी भी 2 सेल्स के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंपेयर कर सकते हैं, या हम लोग किसी भी सेल का गिवन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन ये है, नोट बता रहा हूँ आप लोग समझिए।
कि ये पोटेंशियोमीटर है हमारे पास। पहली बात, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ए पॉइंट बी पॉइंट, ड्राइवर सर्किट में एक स्टोरेज बैटरी बी डैश जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, एक रिहोस्टेड और एक की लगा देते हैं ए बी के अक्रॉस। और यहाँ पर अब हम ये काम करते हैं कि एक जो सेल है हमारे पास जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी हम लोग ए से कनेक्टेड रखते हैं और इसके साथ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये लगाते हैं एक रेजिस्टेंस, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस लगाते हैं आर, और ये जॉकी है, और यहाँ पर लगाते हैं एक गैल्वेनोमीटर, ये है गैल्वेनोमीटर। तो जो बैलेंसिंग लेंथ है, आप जानते हैं कि ए और जे के बीच जो भी लेंथ है ये होती है बैलेंसिंग लेंथ। अगर हम लोग यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आर लगाया है इसको वैरी करें, सपोज़ हम लोग जो कैपिटल आर रेजिस्टेंस इस सेल ई के साथ लगाया है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, अगर उसको बढ़ाना शुरू कर दें, जब इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या असर पड़ेगा। आप देखिए कि हमने जितने भी अभी एक्सपेरिमेंट शुरू में बताए थे यहाँ तक, वहाँ पर मैंने कहीं पर भी सेल के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया नहीं था। और इसीलिए आज क्वेश्चन ये सामने आया है कि अगर हम लोग कोई रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो फिर अगर चेंज करें उस रेजिस्टेंस को तो बैलेंसिंग लेंथ पर क्या असर पड़ेगा। आप ये समझेंगे कि जब यहाँ से करंट फ्लो हो रही होगी या ऐसे, तो इस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि जब बैलेंसिंग लेंथ वाला कंडीशन आ रहा है, जब हमें बैलेंस पॉइंट मिल गया है, जब बैलेंस पॉइंट मिल गया है तो यहाँ पर कितनी करंट है, ज़ीरो। यहाँ पर जब करंट ज़ीरो है तो यहाँ पर कितनी करंट है, ज़ीरो। जब यहाँ पर करंट ज़ीरो है तो यहाँ पर कितना ड्रॉप है, V = I × R से अगर आप ड्रॉप देखें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, V = I × R = 0 × R = 0, तो इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस कोई ड्रॉप ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर हो ना हो, ज़्यादा हो कम हो, तो क्योंकि इस पर कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा है इसलिए बैलेंसिंग लेंथ को इफ़ेक्टेड नहीं करेगा। और यही वजह थी कि शुरुआत से ही मैंने किसी भी सेल के साथ आप देखिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया नहीं था, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो, यहाँ पर हम बैलेंस करते हैं ई को, क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस है, चाहे आपने कोई लगाया है सीरीज़ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस उसके साथ या फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, उस पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, इसलिए बैलेंसिंग लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग ये रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में और उसको बढ़ाना शुरू कर दें या कम करना शुरू कर दें तो बैलेंसिंग लेंथ उतनी ही रहेगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, एक क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास, आप देखें इसका आंसर तो लिख दें हम पहले, कि नो चेंज इन एल। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई देखिए आपके पास ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, ये है, आपने ड्राइवर सर्किट में एक स्टोरेज बैटरी लगाई, बी डैश पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट किया, एक रिहोस्टेड लगाया है, एक की लगाई है, ये कनेक्शन तैयार किया, और आपने एक सेल लगाया, ये सेल लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसका ई, ये लगाया। कभी आप मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस, कभी आपने मान लेते हैं नहीं है, मान लीजिए कि मान लेते हैं, चलिए कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ये है। और अब आपने देखा बैलेंसिंग पॉइंट, ये है गैल्वेनोमीटर, ये है जॉकी, तो ये है बैलेंसिंग लेंथ L, ये है बैलेंसिंग लेंथ L। अब हम लोग ये काम करते हैं कि हमारे पास जो सेल है ना, इस सेल के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं S, ये रेजिस्टेंस लगाते हैं S,
और इसको कम करना शुरू करते हैं, इस रेजिस्टेंस S को कम करना शुरू करते हैं। शंट रेजिस्टेंस S लगाया और इस रेजिस्टेंस को कम करना शुरू कर देते हैं। जब रेजिस्टेंस कम करना शुरू कर देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ किस तरह से चेंज होगी। आप देखिए कि अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करूँगा तो बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ बैलेंस जो रहेगी उसमें सर्किट में करंट फ्लो होगी ऐसे। और आप देखिए फॉर्मूला होता है V = E - I × R, ये होता है। हम लोग इस वक्त इस वोल्टेज जो ये X और Y टर्मिनल्स हैं इसके अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बैलेंस कर रहे हैं एक तरीके से। आप देखिए कि अगर जो S है वो कम होगा, जब हम लोग इस रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो ज़्यादा करंट ड्रॉ होगी यहाँ से, देन जो I होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस वाले फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे अगर I बढ़ेगा तो I × R बढ़ेगा, तो E - I × R क्या होगा, कम होगा। देन V जो होगा वो कम हो जाएगा, और जब V कम हो जाएगा तो V = होता है K × L। K तो कांस्टेंट है तो V क्या हो रहा है, कम। इट इम्प्लाइज दैट कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो भी कम हो जाएगी। तो उस केस में बैलेंसिंग लेंथ जो होगी वो कम होगी। इसका मतलब कि जो बैलेंस पॉइंट होगा वो टुवर्ड्स A शिफ्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आता है कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। आपने A और B के बीच में एक स्टोरेज बैटरी लगा दी है, B' जिसका पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्टेड है, एक रिहोस्टेट लगा दिया है और एक की लगा दी है ये, और यहाँ पर लगा रखा है एक सेल, और यहाँ पर लगा रखा है एक गैल्वेनोमीटर। ये कंडीशन ऑफ जीरो रिफ्लेक्शन है, यानी बैलेंसिंग लेंथ A है, जॉकी J और बैलेंसिंग लेंथ L। अब हम लोग ये काम कर रहे हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है ना रिहोस्टेट से, जो रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस है, ये मानिए कि रेजिस्टेंस में ऐसे दिखा देता हूँ। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है R, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, रिहोस्टेट से बढ़ाऊँ या ऐसे ही बढ़ाऊँ। अगर मैं कह दूँ कि इस बैटरी के साथ लगा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, बढ़ा रहा हूँ रेजिस्टेंस, तब क्या फ़र्क पड़ेगा। या ये कह दूँ कि भाई रिहोस्टेट से रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, तब क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ही बात है। तो आप बताइए क्या होगा। आप देखिए कि जब मैं यहाँ से इस रेजिस्टेंस को बढ़ाऊँगा तो जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर इस सर्किट में वो कम होगी। आप देखेंगे, आप लिखेंगे कि व्हेन R इंक्रीजेस तब क्या होगा, तो I डिक्रीजेस। जब I डिक्रीज होगा तो जो VAB है, VAB कितना होता है, I × RAB। जब I कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, VAB कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है, VAB अपॉन लेंथ ऑफ AB। आप देखिए लेंथ ऑफ AB तो कांस्टेंट है, लेकिन VAB कम हो रहा है। जब VAB कम होगा तो K भी कम हो जाएगा। और फॉर्मूला होता है कि E = K × L। जब आप देखिए E तो कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, K कम हो रहा है तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट कम होगी और उस वजह से यहाँ पर जो बैलेंसिंग लेंथ है वो बढ़ जाएगी। सही है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और समझिए, उसके बारे में आपको और बता दूं मैं। वो बात ये है कि आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है, जैसे कि ये पोटेंशियोमीटर मैं बना के बताऊं आप लोगों को कि आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो ये है कि आपके पास ये पोटेंशियोमीटर है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। पॉइंट A और पॉइंट B, यहाँ पर ड्राइवर सर्किट में एक सेल लगा है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E'। यहाँ पर अननोन EMF का एक सेल लगा है E, और यहाँ पर ये जॉकी आया और गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन मिला। ये है बैलेंसिंग लेंथ।
लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है आप लोगों को कि बैलेंसिंग लेंथ मिल नहीं रही है। ये बैलेंसिंग लेंथ जो है ये मिल नहीं पा रही है। इसका मतलब कि जो ज़ीरो डिफ्लेक्शन है वो ऑब्टेन नहीं हो पा रहा है। आपका क्वेश्चन ये है कि आपने ये प्रिपेयर किया सर्किट, पोटेंशियोमीटर वायर AB से ड्राइवर सर्किट में E' इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक सेल लगाया, अननोन EMF E का सेल यहाँ लगाया, दोनों के जो टर्मिनल्स हैं ये दोनों कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। ये पॉइंट है X और ये पॉइंट है Y। यहाँ पर आपने एक अननोन EMF वाला एक सेल लगा दिया। और अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में आता है। आप लोग जब ज़ोआ को टच कराते हैं A से, डिफ्लेक्शन मान लीजिए इधर आया, जब B से टच कराया तो डिफ्लेक्शन इधर नहीं आया, डिफ्लेक्शन इधर नहीं आया, उसी तरफ बना रहा। अगर डिफ्लेक्शन एक ही साइड बना रहता है, या तो इधर दोनों बार या दोनों बार इधर, तो फिर सर्किट में कहाँ प्रॉब्लम है और आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। दो कौन कौन से फॉल्ट सर्किट में हो सकते हैं, तो आप देखिए दो फॉल्ट हो सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि जो फॉल्ट हो सकते हैं उसमें से पहला फॉल्ट तो ये हो सकता है कि जो ये E है ये ज़्यादा है और जो ड्राइवर सेल का E' है ये कम है। और दूसरी बात ये है कि ये जो सेल आपने लगाया है X Y के बीच में, ये सेल उल्टा कनेक्ट हो गया है, यानी अपोजिट पोलैरिटी ऑफ सेल E, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू A। अगर ये दोनों बातें हो सकती हैं, ये दो फॉल्ट हो सकते हैं सर्किट में। क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं, ये दो फॉल्ट हो सकते हैं। एक तो ये कि जो अननोन EMF है अगर वो ज़्यादा है और जो ड्राइवर सेल है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम है, तो डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में आएगा। अगर ये सेल उल्टा कनेक्टेड है, ये नेगेटिव कनेक्टेड हो गया, ये पॉजिटिव A से, तो भी ऐसा ही होगा। पहचानेंगे कैसे कौन सा फॉल्ट है सर्किट में, तो आप देखिए कि अगर E की वैल्यू ज़्यादा है E' से, तो इसकी पहचान ये है कि भाई जब आप लोग यहाँ से इधर चलेंगे तो ज़ीरो आना चाहिए कहीं, लेकिन ज़ीरो आने से पहले वायर ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ से आप समझिए, पहले वाले फॉल्ट को आप समझिए कि अगर E ज़्यादा है E' से, तो E कितना होता है K × L, और जो E' है वो VAB के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि K × L ये ज़्यादा होगा, VAB कितना होता है K × LAB से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब L ज़्यादा होगा LAB से। तो बैलेंसिंग लेंथ जो होगी, जो बैलेंसिंग लेंथ L है वो AB से बाहर मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंसिंग लेंथ आने से पहले ही आपका जो बैलेंस पॉइंट है उसको आने से पहले ही आपका जो वायर है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप जब चलेंगे तो जो डिफ्लेक्शन है, इस केस में जो डिफ्लेक्शन है ये ज़ीरो है ना, तो डिफ्लेक्शन यहाँ से इधर तो आएगा, लेकिन ज़ीरो आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ये पहचान है। अगर जो अननोन EMF वाला सेल है, अगर उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा है VAB से, या जो ड्राइवर सर्किट में आपके पास सेल लगा हुआ है उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से अगर उसका EMF ज़्यादा, E का EMF ज़्यादा है, तो आपका ज़ीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा केस ये है कि अगर ये सेल उल्टा कनेक्ट हो गया है, अगर ये सेल उल्टा कनेक्ट हो गया है तो पहचान क्या है उसकी? तो पहचान ये है भाई कि ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन है और आपका डिफ्लेक्शन मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तो डिफ्लेक्शन इधर नहीं जाएगा,
बल्कि इस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ई डैश और ई हैं इन्हें अपोज करना चाहिए, ये इसके करंट यहाँ, इसी करंट यहाँ अपोज करना चाहिए। लेकिन जब ये उल्टा कनेक्टेड होगा, इसकी पोलैरिटी उल्टी होगी, तो दोनों साथ सपोर्ट करेंगे, और जब सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर जब आप चलोगे ना इस तरफ, तो दोनों के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐड होते चले जाएंगे, इसलिए डिफ्लेक्शन जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो ये दो तरीके हैं। आप लोग अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको सही करने के लिए ये करना चाहिए, पहले वाले फॉल्ट में, इस वाले फॉल्ट में हमें ड्राइवर सर्किट में ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एक सेल लगा देना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। और दूसरे केस में हमें इस सेल को जो उल्टा कर देना चाहिए, यानी कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट कर देना चाहिए, जो कि पहले नहीं था। तो ये हमारा कंप्लीट सेक्शन हो गया है पोटेंशियोमीटर का, और साथ में यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कोई नई बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।